हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कोस्ट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल कोस्ट शीट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर जो कोस्ट शीट है वो कोस्ट शीट विद प्रॉफिट वाली है। विद प्रॉफिट जो कि सेकंड नंबर वाली कोस्ट शीट कहलाती है। तो अब हम कोस्ट शीट विद प्रॉफिट में सिर्फ सिंपल और कोस्ट शीट विद प्रॉफिट शीट में सिंपल डिफरेंस होता है स्टॉक्स का, क्योंकि मटेरियल एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास स्टॉक होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। और रॉ मटेरियल का ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना केवल रॉ मटेरियल के लिए है बल्कि वर्क इन प्रोग्रेस में भी पाया जाता है और फिनिशिंग गुड्स का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इस वजह से इस कोस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के आ जाने से किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे हम इस कोस्ट शीट में डिस्कस करेंगे। तो कोस्ट शीट का परफॉर्मा वही पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट तब कैलकुलेट करेंगे जब हमें आउटपुट दिया हुआ हो इन यूनिट्स। नेक्स्ट है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। जो भी मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए परचेज किया गया है और मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनेगा, उसे मार्केट से हमने एज ए रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ऐसे रॉ मटेरियल का कोई भी स्टॉक मिल सकता है। वो स्टॉक ओपनिंग या क्लोजिंग हो सकता है। अगर किसी कंपनी में, इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है तो उसे सबसे पहले हम कोस्ट शीट में सबसे ऊपर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। जितनी भी वैल्यू होगी वो ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर या उस पर्टिकुलर टाइम में जितना भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक में। एड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज लाइक फ्रेट, कैरेज। जब हमने इस माल को परचेज किया तो परचेज करते वक्त हमने जो भी कैरेज भाड़ा दिया, किराया दिया, उस किराया या उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो भी ऐड होंगे हमारे कहाँ, इसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। डायरेक्ट रॉ मटेरियल का अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो इनके टोटल में से वो लेस कर देंगे। नेक्स्ट है लेस डिफेक्टिव मटेरियल्स रिटर्न्स। जब हमने कोई मटेरियल परचेज किया तो उस मटेरियल्स में कोई मटेरियल ऐसा भी आ सकता है जो डिफेक्टिव हो, और डिफेक्टिव मटेरियल को तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसे मटेरियल का हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, यानी कि टोटल परचेज में से उसे लेस करेंगे। तो जितना भी मटेरियल रिटर्न होगा वो लेस हो जाएगा। तो इन सभी की एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिखी जाएगी। यानी कि इतनी मटेरियल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने में कंज्यूम हो रही है मटेरियल की कॉस्ट यहाँ। नेक्स्ट डायरेक्ट रॉ मटेरियल की कंज्यूम में ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और इन तीनों के टोटल को हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। ये हमने पढ़ लिया था। अब प्राइम कॉस्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में भी हमने बताया था। आप फैक्ट्री ओवरहेड को भी अलग अलग लिख सकते हैं नीचे, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, बिल्डिंग रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक एक करके भी नीचे बाइफर्केशन कर सकते हैं और इनका टोटल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो आधे अधूरे हालत में रहता है, यानी कि जिस पर कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम उस पर और होना है। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है तो उसे ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे
लेस कर देंगे। इसके बाद लेस सेल ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव आइटम्स। जो भी स्क्रैप हैं या कोई डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसे मटेरियल्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड में से लेस कर देंगे। इसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, जो यहाँ आएगी। इसके बाद फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट में जो कॉस्ट बनेगी वो कहलाएगी ऑफिस कॉस्ट। इस ऑफिस कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर फिनिशिंग गुड्स का ओपनिंग ऐड कर दिया जाए और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया जाए तो हमारी कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि हमने यहाँ पर मान लीजिए 10,000 यूनिट्स बनाई और 10,000 यूनिट्स बनाई, यानी कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कॉस्ट यहाँ आ जाएगी। और इसके बाद जब हम कोई मटेरियल बेचते हैं या इसी प्रोडक्ट को हम बेचते हैं तो इस प्रोडक्ट की मान लीजिए हमने 11,000 यूनिट्स बेची और 11,000 यूनिट्स बेची, इसका मतलब हमारे पास कुछ फिनिशिंग गुड्स जो कि पिछले साल का रहा होगा और कुछ इस साल में क्लोजिंग स्टॉक में बचा होगा जो बिक नहीं पाया। और इस तरीके से मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक हमारा था 3,000 का, तो टोटल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी हो गई 13,000। 13,000 में से हमने 11,000 बेचा, मतलब 2,000 का मटेरियल हमारा बिक नहीं पाया। जो 2,000 हमारे पीछे जब वो बिक नहीं पाए, इस साल नहीं बिके, कोई बात नहीं, हम उसे नेक्स्ट ईयर बेच देंगे और नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारे 11,000 जो गुड्स हमने सेल कर दी है उनकी कॉस्ट यहाँ आएगी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होते ही जो कॉस्ट बनती हैं वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि इतनी कॉस्ट हमें उठानी पड़ी इन यूनिट्स को सेल करने के लिए। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम अपना प्रॉफिट या मार्जिन ऐड करते हैं तो वो बन जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस, जो कि यहाँ आएगी। इस तरीके से कॉस्ट शीट में हम टोटल कॉस्ट के साथ साथ सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट के लिहाज से देखें तो जो हमारी मेन कॉस्ट हैं उसमें सबसे पहली प्राइम कॉस्ट, दूसरी हमारी वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और पांचवा है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। तो इस तरीके से ये 5 मेन कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होती हैं। अगर हमसे पूछता है प्राइम कॉस्ट क्या है, तो प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस में डायरेक्ट वेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अगर हमसे पूछता है वर्क्स कॉस्ट क्या है, तो वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमसे कैलकुलेट करवाता है तो ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स। तो इस तरीके से हम टोटल कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें कॉस्ट कितने प्रकार की पाई जाएगी, 5। तो ये तो थी हमारी कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट। और अगर हम एक और कॉस्ट शीट के बारे में डिस्कस करें तो वो कहलाती है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट का मतलब है ऐसी कॉस्ट शीट जिसमें हम 2 प्रोडक्ट या 2 टाइम पीरियड के बीच में कॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पर हमारे पास ऐसे ही 2 कॉलम और ऐड हो जाएंगे, यानी कि किसी दूसरे, मान लीजिए ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट, ये प्रोडक्ट ए की पर यूनिट, ऐसे ही प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट और प्रोडक्ट बी की पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।